नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आरा से आ रही है, जहां पर शराब पार्टी करते 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 16 लोग शराब पार्टी कर रहे थे। 2 डांसर्स को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। मौके से विदेशी शराब बरामद की गई है। सोनहट्टा बैटरी फैक्ट्री, ये सोनहट्टा बैटरी फैक्ट्री थी जहां पर यह शराब पार्टी चल रही थी। गिरफ्तार लोगों में एक हत्या का आरोपी भी शामिल बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आरा से, जहां पर गिरफ्तार लोगों से फिलहाल पूछताछ जारी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शराब पार्टी करते 16 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। और सहयोगी हिमांशु प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आरा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक बड़ी कामयाबी जरूर इसे मानी जाएगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये 16 लोग वहां पर बैठकर जो पार्टी कर रहे थे, क्या जिला प्रशासन को इसकी भनक नहीं लग रही थी कि यहां पर ये सब कुछ बदस्तूर चलता हुआ? बिल्कुल विभा, मैं बता दूं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऐसी एक पार्टी आरा शहर में भी मनाई जा रही, तो वो भी दिन दहाड़े जब 2 वार्ड पार्षदों के साथ 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये कल रात जो पार्टी हो रही थी कोइलवर के सोनहट्टा गांव में, उसकी भी पुलिस को सूचना मिली। तत्काल एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और मौके पर छापामारी की गई। सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 डांसर भी गिरफ्तार हुए हैं। तो आसपास के लोगों को भी इस बात की भनक नहीं थी कि बैटरी हाउस में एक डांस पार्टी चल रही है, शराब पार्टी चल रही है खुलेआम। पुलिस को इसकी भनक मिली। हिमांशु, ये बैटरी फैक्ट्री किसके नाम पर है? क्योंकि ये सीधा सीधा मामला उठेगा कि आखिर भाई अब फैक्ट्री के नाम पर इस तरह का आयोजन करा रहे हैं, उस फैक्ट्री के अंदर आप कुछ भी गोरख धंधा करें, फिर क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं लगेगी क्या? गिरफ्तार लोगों में बैटरी फैक्ट्री के भी लोग जो उस पार्टी में शामिल थे, और ये बैटरी फैक्ट्री के लोग भी उसमें शामिल थे और खुलेआम शराब पी जा रही थी। नर्तकियों के डांस का आनंद भी उठाया जा रहा था। उन लोगों को भी पकड़ा गया है। अभी तक पुलिस ये क्लियर नहीं कर रही है कि आखिर वो बैटरी फैक्ट्री किसकी थी। हालांकि उसके कर्मचारी भी कुछ पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें वो भी शामिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 डांसर्स भी शामिल है और एक शख्स हत्या का आरोपी भी है, जो इस पार्टी के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आया। लेकिन सवाल यही कि आखिर फैक्ट्री के आड़ में ये गोरख धंधा कहें या फिर इस तरह के आयोजन कहें, ये सब कुछ आखिर चल कैसे रहा था? गोपालगंज पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर शराब की बोतलों को शरीर में छिपाकर होम डिलीवरी कर रहा था। जब पुलिस को इस पर शक हुआ तो इसे पकड़ा जाता है और इसके बाद शरीर से शराब की 5 बोतलें एक के बाद एक निकलनी शुरू हो जाती हैं। पीले रंग के शर्ट में आपको जो शख्स, टी शर्ट में जो शख्स नजर आ रहा है, देखिए कैसे अपने शरीर के अंदर ही इसने एक तरीके से शराब को छिपाकर रखी हुई थी। और जैसे ही पुलिस को इस पर शक हुआ, उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है और इसके बाद एक एक करके शराब की 5 बोतलें इस शख्स ने अपने शरीर के अंदर से ही निकाली। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर उत्तर प्रदेश के 3 फेरिया से शराब को शरीर में छिपाकर गोपालगंज के कुचायकोट लाता था और लोगों को होम डिलीवरी का काम कर रहा था। पुलिस गिरफ्त में आए इस युवक से फिलहाल इस वक्त पूछताछ जारी है। वो जलालपुर का रहने वाला है और बगल में 3 फेरिया यूपी में पड़ता है, शराब दुकान है। वहीं से 5 बोतल लेके और शरीर में बांध के और यहाँ गोपालगंज में कहीं देने आ रहा था। इसके साथ एक और लड़का मोटरसाइकिल पे था, अमित, वो भी जलालपुर का था। तो वो भागने में सफल हो गया, मगर इसके शरीर में चूंकि शराब था तो ये पकड़ा गया है। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। 6 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंगेर से बड़ी खबर, और इसके बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि मुंगेर मंडल कारा को भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के जेलों का क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। जो 6 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें 24 मई को जमुई मंडल कारा में लाया गया था, जहां से उन्हें क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के लिए मुंगेर भेजा गया। यहां जब 6 कैदियों की RT-PCR जांच कराई गई तो सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। पॉजिटिव 6 कैदियों को जेल परिसर में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इनका इलाज इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंगेर जेल के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये जेल गेट है। इसी जेल में 6 कैदी जो बंदी है
वो कोविड पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद जेल प्रशासन काफ़ी सतर्क हो गया है। ये 6 बंदी जो है जमुई से भेजे गए थे। मुंगेर जेल को भागलपुर तथा मुंगेर प्रमंडल के सभी जेलों का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। ऐसे बंदियों को यहाँ पे भेजा जाता था जो किसी मामले में अन्य जिलों में लाए गए थे, बाद में उनको क्वारंटीन के लिए यहाँ भेजा जाता था। उसके बाद ही उसके जो लोकल जेल है वहाँ शिफ्ट किया जाता था। ऐसे ही 6 बंदी जो है 24 मई को ये मुंगेर जेल में लाए गए थे, जिसके बाद उनकी कोविड टेस्ट हुई तो कोविड टेस्ट में 6 बंदी जो है पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद जो यहाँ के जेल अधीक्षक से है उनसे जो बात हुई, उन्होंने बताया कि उन 6 बंदियों का इलाज जो है आइसोलेशन सेंटर अंदर में बनाया गया है और इसी में उनको वहाँ पे उनको इलाज के लिए जो भी यहाँ के अस्पताल है, अस्पताल से जो भी उनकी दवाइयाँ होती हैं वो सब उपलब्ध करवाई गई है, ताकि वो जो है आइसोलेशन में जाके बाकी उनके बाद फिर उनका जो टेस्ट होगा 14 दिनों के बाद, उसके बाद ही उनको स्थानीय जेल जो है या लोकल जेल जो है उनको भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पे मिलने के बाद जो है जेल प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पे आ गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना महामारी के दौरान बिहार में एम्बुलेंस को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। बक्सर और छपरा के बाद अब सीवान में एम्बुलेंस को लेकर के विवाद जो है वो इस वक्त सामने खड़ा है। रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने सीवान में खरीदी गई एम्बुलेंस में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस खरीद को लेकर यह घोटाला इस वक्त जो आरोप के तौर पर सामने है। बताया यह जा रहा है कि सीवान जिले में एमएलए और एमएलसी फंड से करीब 10 एम्बुलेंस की कुछ दिनों पहले ही खरीदारी की गई थी, यानी ये एम्बुलेंस खरीदे गए कुछ एमएलसी टुन्ना जी पांडे के फंड से तो कुछ पूर्व के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और व्यासदेव प्रसाद के फंड से लिए गए। अब इस मामले में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने कहा है कि एक एम्बुलेंस की ऑन रोड कीमत जो है वो 7 लाख रुपए है, जिसे 22 लाख बताया गया है, यानी एक एम्बुलेंस पर 15 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक ने सीएम, गृह सचिव और डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। ये अफसर लोग तानाशाह हो गए हैं, किसी का सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हमने विधायक मत में मुख्यमंत्री विकास योजना में जो हमारे जिले में एम्बुलेंस खरीद में घोटाला हुआ है वो हमें प्रमाण के साथ मुख्यमंत्री को दिया। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 26 को मैंने उनको मेल किया, 27 को डीएम के यहाँ, 28-29 तक डीएम ने टीम बना करके जांच कराने का काम शुरू कर दिया है। तो देखिए, मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे का कहना है कि उनका काम अनुशंसा करना है। अगर घोटाले की बात सामने आ रही है तो इसकी जांच की जाएगी। गाड़ी के दाम आप बता रहे होंगे 7 लाख से 6 लाख 8 लाख। उस गाड़ी में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी में जो स्टील का एथी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना क्या रेट है नहीं है। ये तो परचेज द्वारा योजना आयोग द्वारा किया जाता है, उसमें जनप्रतिनिधि का क्या हाथ है? जनप्रतिनिधि तो सिर्फ अनुशंसा करता है। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। तो देखिए, सीवान एम्बुलेंस घोटाले में जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने जांच समिति का गठन कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि जांच के बाद हर बात से पर्दा उठ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, वो 21 लाख क्यों है, तो रेट उसी की वजह से अधिक है। और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जिला अधिकारी ये मानते हैं कि देखिए, जांच की जा रही है, गठन किया गया है टीम का और सिर्फ 2-4 दिनों के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। सीवान एम्बुलेंस घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि डीएम ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सारे मामले की जांच करा रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। तो
स्वाभाविक है जो समिति बनी है उन सारे में मामलों की जांच करेंगे और सरकार कभी किसी को भी बकस्ती नहीं कार्रवाई करती। तो वहीं एम्बुलेंस विवाद पर बीजेपी का कहना है कि गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कैसे देख रहे हैं इसको, एक और आरोप सरकार पर? देखिए, ये सुशासन का राज है। ये माननीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सरकार है। इस सरकार में कानून अपना काम करेगा और विक्रम कुंवर जी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। उन्होंने ध्यान में लाया है, उन्होंने संज्ञान में लाया है। इस विषय पर सरकार समुचित कार्रवाई करेगी। सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। तो देखिए, बिहार में एम्बुलेंस विवाद जो है वो नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के विवाद उठे हैं। अब सवाल ये कि कब कब ऐसे विवाद सामने आए हैं। सारण में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यालय में बगैर इस्तेमाल खड़ी एम्बुलेंस पर विवाद हुआ था। फिर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में चौथी बार एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन कर दिया। और इसके बाद सीवान में एमएलए और एमएलसी फंड के तहत एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले के आरोप इस वक्त सामने हैं। तो बिहार में देखिए कब कब यह एम्बुलेंस विवाद हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ यह विवाद जो है एम्बुलेंस को लेकर के सबसे पहले सामने आया। फिर अश्विनी चौबे बक्सर में चौथी बार एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हैं वर्चुअली, इसे लेकर के विवाद सामने आता है। और अब सीवान में ये ताजा मामला जिसमें घोटाले का आरोप लग रहा है कि 7 लाख की एम्बुलेंस को 22 लाख में खरीदा जा रहा है। सहरसा में लाखों की लागत से बना नया पोस्टमार्टम रूम सवालों के घेरे में है। भवन अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया और अभी से ही ये भवन जो है वो खंडहर में तब्दील होता नजर आता है, टूटने लगा है। वहीं पुराने भवन की हालत ऐसी है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बारिश के वक्त छत से पानी टपकता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो भगवान भरोसे हैं। सिविल सर्जन अवधेश कुमार का कहना है कि नए भवन के बारे में जिलाधिकारी को जानकारी दी गई है। जांच के बाद ये उम्मीद है कि विभाग को हैंडओवर बहुत जल्द कर दिया जाएगा। देखिए आपके सामने 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो है वो पुराने भवन की है जो पूरी तरीके से मरणासन स्थिति में नजर आती है। कभी भी ये गिर जाए और इसके नीचे काम करने वाले लोग हादसे का शिकार हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सीधे तौर पर हादसे को दावत देती हुई तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर नए भवन की है जहां पर इसे शिफ्ट किया जाना है, लेकिन अभी तक ये उद्घाटन का इंतजार ही कर रहा है क्योंकि हैंडओवर नहीं हुआ है। अब ये हैंडओवर कब तक होता है इसे लेकर के जरूर सवाल। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच होकर और उसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होता। अगर हैंडओवर से जब कुछ सही मिलता है तो जल्दी से जल्दी मैं हैंडओवर लेना चाहता हूँ ताकि उसमें शिफ्ट कर दें। उसमें सर हैंडओवर होने से पहले जर्जर होने की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अनियमितता तो उसके जाँच में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। इसमें परेशानी ये है, ये बहुत दिन पहले बना था, अभी इसमें जर्जर हो गया, पूरा टीना सब छूता है, ऊपर नीचे धंस गया है दीवार है ना, पूरा भैसा इसमें है। अब खड़ा होने से भी डरते हैं, घुसपैठ से भी डरते हैं कि कब गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं। कटिहार 3 गछिया स्थित देसी चिकित्सालय में कोरोना काल में भी लोग पहुंच रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार लोग यहां इलाज करा रहे हैं। किराए के मकान में चलने वाले एक ही छत के नीचे होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अपनी मुसीबतें भी हैं। देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। देश में एलोपैथिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच हम आ पहुंचे कटिहार के जिला संयुक्त औषधालय में और यहाँ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के साथ साथ आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है। आप देख सकते हैं भाड़ा के इस मकान में वर्षों से ही अस्पताल चल रहा है और डॉक्टर साहब भी मौजूद है और कई मरीज भी मौजूद है। कोविड में जो है पेशेंट को लाभ मिल रहा है, जैसे कोविड में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे सर्दी खांसी हो रहा है तो सर्दी खांसी का दवाई दे रहा है, पेशेंट क्योर भी हो रहा है। अभी जैसे आयुष का रहा है, आयुष क्वाथ आ गया है, गिलोय टेबलेट है, नीम का गोली है, तो इम्यूनिटी पावर के लिए हम लोग अभी व्यवस्था किए हैं अस्पताल में।
हाँ, दवाई भी हम लोग फ्री दे रहे हैं, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिक्कत है जगह का हम लोग के पास, अगर दूसरी जगह और कहीं मिलता है और शिफ्ट होता है तो जो है कहीं मुख्यालय के आसपास, जैसे सदर के आसपास जो है मिल जाता है हम लोग को, तो वहाँ पे काफ़ी जो है रोगी को भी परेशानी नहीं होगा, हम लोग को भी सुविधा होगा इलाज करने में। क्या स्थिति है, पहले कहाँ इलाज करा रहे थे? इससे पहले हम एक बार पूर्णिया में दिखाए थे। पूर्णिया में, हाँ, वही एलोपैथिक ही था। लाभ मिला था? तो नहीं, उससे कुछ दिन तक तो हुआ, फायदा हुआ, लेकिन फिर हमको स्किन में रिएक्शन करने लगा वो दवाई, तो और स्किन भी काफ़ी ख़राब हो गया और पहले से, तो इसलिए हम वहाँ पे इलाज कराना छोड़ दिया, फिर यहाँ पे कराए। लाभ मिल रहा है? दवाई का अंग्रेजी दवाई खाते थे तो पेट उट लहरता था, तो देखे आयुर्वेदिक है तो मिल रहा है, तो लेते हैं तो है दर्द ठीक, हाँ मिल रहा है। मालती देवी। तो निश्चित तौर पर ये जंग अलग जगह है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, लेकिन कटिहार के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वैसे तो कई परेशानी है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि लोगों को इलाज मिल रहा है और लोग इस इलाज से संतुष्ट है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सबसे कारगर है और इस कारगर उपाय को लेकर ही बिहार सरकार अभी घरों तक, जितनी भी तमाम घरें हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जमुई जिले के सभी घरों में 6 मास्क देने के लिए 25 लाख मास्क की जरूरत होगी और इसी वजह से जीविका दीदी बड़े पैमाने पर मास्क के निर्माण में जुटी हुई हैं। जमुई के जीविका केंद्रों पर स्टाइलिश मास्क भी बनाए जा रहे हैं। करीब 3000 महिलाएं मास्क बनाने के इस काम से जुड़ी हुई हैं। इनसे उन्हें आर्थिक मदद तो मिल ही रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जमुई में जीविका दीदियों ने 20 लाख मास्क का निर्माण कर दिया है, जिसमें से 14 लाख मास्क बांटे जा चुके हैं। बरहट के फुलवरिया में फेस मास्क निर्माण का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जमुई जिले के घर घर 6 मास्क पहुंचाए जा रहे हैं और जिसके लिए जीविका दीदी काम कर रही हैं और ऐसे जिले में दर्जनों सेंटर खोले गए हैं। जैसा कि सामने है, ये बरहट प्रखंड का फुलवरिया गांव का एक सेंटर है जीविका दीदी का, जहां पर मास्क बनाया जा रहा है। वो भी मास्क इस तरह का जो अलग किस्म का, जो कोरोना का दूसरा वेव है उसमें अलग किस्म का मास्क बनाया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, जमुई जिले के हर परिवार को 6 मास्क देना है, जिसके अनुसार 25 लाख का टारगेट है कि 25 लाख मास्क जिले में बनाना है। लगभग 19 लाख मास्क बन गए हैं, फिर भी जीविका दीदी काम कर रही है। और खास बात है कि जहां मास्क बन रहा है वहां पर कोविड नियम गाइड का पूरा पालन कराया जाए, चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो या उनके सुरक्षा की व्यवस्था। कहने का मतलब जो मास्क बनाने वाला केंद्र है वहां पर तमाम जो एहतियात कोविड गाइडलाइन का है उसको रखा जा रहा है और मास्क बनाया जा रहा है। ऐसे लॉकडाउन में बैठे हुए थे पर हम लोग को कुछ कमाने का साधन हम लोग को मिल गया। मास्क सिलाई कर रहे हैं हम लोग को सेलअप से जो हर मास्क 15 रुपये पीस करके यहाँ से लिया जाता है, जिसमें 7 रुपये कपड़ा, एक मास्क का 7 रुपये कपड़ा, 1 रुपया धागा, 1 रुपया सैनिटाइज, 1 रुपया अस्तर, सब मिला के 10 रुपया हो जाता है। कितना सपोर्ट हुआ लॉकडाउन में, कितना सपोर्ट है रहा है घर चलाने में आप लोगों को? बहुत सपोर्ट हो जा रहा है सर। एक दिन में हम लोग को 100 से 150 मास्क कंप्लीट कर लेते हैं सर। जो जैसे रोजगार में अभी लॉकडाउन में सब आके घर में बैठे हुए थे, तो अभी आ रहा था कमाई किए तो घर चल रहा था, थोड़ा जो नमक रोटी जो पूरा आप ही लोगों से चल रहा है। जैसा इनका कहना है कि बाकी घर के लोग अभी बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में रोजगार मिल रहा है, क्या सच्चाई है? जी पूरी तरह सच्चाई है। हम लोग बैठे थे और हम लोग को जीविका की तरफ से जो रोजगार मिला है उससे हम लोग को बहुत राहत है। तो बिहार में जीविका दीदियां मास्क बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। इस मास्क से अब तक 110 करोड़ रुपए की कमाई की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क का निर्माण जीविका की दीदियों को द्वारा किया जा रहा है। राज्य भर में लगभग 2 करोड़ मास्क का निर्माण किया गया है। 999 मास्क केंद्र पर जीविका दीदी काम कर रही है। 30,500 के लगभग जीविका दीदी इसमें लगी हुई हैं।
और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। हमले में कादिरगंज थाने के हवलदार समेत 4 जवान जख्मी हो गए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया है। नवादा से यह बड़ी खबर आ रही है और इस हमले में कादिरगंज थाने के हवलदार के साथ साथ 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पत्थरबाजी में पुलिस और खनन विभाग के 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है। सीतामढ़ी में पुलिस ने डॉक्टर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दीपक कुमार को मीडिया कर्मियों और महिला पुलिस से बदसलूकी और मारपीट करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पत्नी भी चिकित्सक हैं। डॉक्टर निराला कुमारी के लापता होने की शिकायत दीपक ने पुलिस से की, लेकिन वो एक होटल में मिली। महिला चिकित्सक मीडिया से पति की प्रताड़ना के बारे में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन दीपक ने उसे बोलने नहीं दिया और इसी दौरान उसने बदसलूकी शुरू कर दी। महसौल चौक के पास यह हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की साजिश के तहत हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं आता, वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्री शहाबुद्दीन साहब का मौत नहीं हुआ है, किसी बीमारी से नहीं हुआ है, उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। सबसे पहला हमारा बयान आया था, आप देखे होंगे, देखिए उनका भी फोटो है हमारे पास, हमारे भाई उनका फोटो एक ही साथ है। दरअसल शहाबुद्दीन साहब का कोरोना राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। आज से घरेलू विमानों के किराए में वृद्धि कर दी गई है। इससे पहले भी जनवरी महीने में बढ़ोतरी की गई थी। सरकार के इस फैसले से यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है। पटना एयरपोर्ट से देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विमानों की किराए में ये दूसरी बार वृद्धि की गई है। विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। 10 से 15% तक के विमानों में किरायों में वृद्धि की गई है और अब कह सकते हैं कि जो यहाँ से दिल्ली का भाड़ा 2200 से 2300 रुपया था, तो उसमें 500 से 600 रुपया अधिक लगेंगे यात्रियों को जो दिल्ली जा सकते हैं। और तमाम शहरों में यात्री किराए में इसी तरह से वृद्धि की गई है। हमारे साथ यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये फैसला कहाँ तक सही है। देखिए, फैसला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में एक तो ऐसे ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के जेब के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और पटना में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जी हां, नीतीश कैबिनेट की यह अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर सरकार एक अहम निर्णय ले सकती है। 15 जून को करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। लिहाजा सरकार अधिकारियों को प्रशासनिक भूमिका देने का फैसला ले सकती है। कोरोना काल और बरसात की वजह से अगले 3 महीने में पंचायत चुनाव संभव नहीं है। सूत्रों की माने तो सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और फिर कर्तव्य जो है अधिकारियों को देने का मन बना रही है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या अब ये विस्तार जो है वो दिया जाएगा। 15 जून को यह कार्यकाल जो है इन प्रतिनिधियों का खत्म हो रहा है। तकरीबन 2.5 लाख प्रतिनिधि जो हैं उनके कार्यकाल खत्म हो जाएंगे और पंचायत चुनाव जो है वो समय पर नहीं हो सके, पहले कोरोना की वजह से और अब चूंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इस वजह से भी इसमें बाधा आ रही है। पहले इसे लेकर के दुविधा थी। अब आज की महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ किया जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।